रेशमा की दर्द भरी कहानी भाग 5। अभी तक प्रिंसिपल साहब मूक बनकर दोनों की बातों को सुन रहे थे। पूरी बात समझ में आने पर वह बोले, महोदय आप निश्चित रहें, रेशमा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यह उन लड़कियों में से नहीं है जो दूसरे के बसे बसाए घर को उजाड़े। यह तो खुद ही वक्त की मारी हुई है। आज से 4 वर्ष पहले इसका तलाक हो गया है। जो इस पीड़ा से गुजर चुका हो वह दूसरे के साथ ऐसा क्यों करेगा। प्रिंसिपल साहब की बात सुनकर वृद्ध काफ़ी अस्वस्थ नजर आया। बेटी, मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करवाने में पूरी सहायता करूँगा। कुछ पॉलिटिकल लोगों से मेरी अच्छी जान पहचान भी है। उनसे कहकर तुम्हारा ट्रांसफ़र मनचाहा जगह पर करवा दूँगा। मैं 1 सप्ताह बाद फिर तुमसे मिलूँगा। कहकर वह चले गए। मयंक सिंह अपनी पुत्री की गृहस्थी को बचाने के लिए रेशमा के बारे में पता करके उससे मिलने के लिए उसके कॉलेज में पहुंच गए थे। रेशमा से मिलकर उससे बात करके वह काफ़ी संतुष्ट हुए थे। उनके आने से रेशमा की समस्या भी सुलझ गई थी। वह अभी तक अनजान पत्र को लेकर बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह व्यक्ति कौन है, किसके उसने पत्र भेजा था। अब उसके सामने पूरी स्थिति साफ हो चुकी थी। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। उस व्यक्ति का पता लग चुका है जिसके मुझे पत्र भेजा था। उसके ससुराल खुद मुझसे किसी आए थे और वह मेरी मदद करना चाहते थे। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। उससे पीछा छूट जाएगा। तुम्हारे बड़े भैया भी आ रहे हैं। अब तुम्हारी सभी मुश्किलें दूर हो जाएगी, मैंने मुस्कुराते हुए रेशमा से कहा। रेशमा ने 1 सप्ते की छुट्टियों की स्वीकृति के लिए पहले ही अप्लाई कर दिया था। बड़े भैया के आने पर वह भी अपने घर चली गई थी। उसने माँ को मयंक सिंह के दामाद के विषय में बता दिया था। माँ के द्वारा यह जब घटना बड़े भैया को पता चली तो उन्होंने रेशमा से कहा, रेशमा, उस व्यक्ति के विषय में मुझे बताओ कि उसने तुमको कहाँ पर और कब देखा था। कौन है वह, कितने दिन हो गए इस बात को, मुझे यह पत्र दिखाओ। कल ही मैं पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। उसकी बात सुनकर माँ बोली, बेटा, उस लड़के के ससुर अपने दामाद की इस हरकत से बहुत परेशान हैं। वह उनकी लड़की को तंग भी कर रहा है। उन्हें रेशमा को यकीन दिलाया कि वह इस संबंध में रेशमा की मदद करेगा। वह चाहते हैं कि रेशमा का वहाँ से ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो जाए। उनकी बातों से मुझे वह भले आदमी लग रहे हैं। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करने से उनकी बदनामी होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उनकी बात मानकर रेशमा का ट्रांसफ़र यहीं पर करा लो। माँ की बात सुनकर रेशमा को भी लगा कि वह सही कह रही है।
उसका ट्रांसफ़र इसी शहर में हो जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। रेशमा ने प्रिंसिपल साहब से जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर अपना ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया। ट्रांसफ़र इतना आसान नहीं था, क्योंकि ज़िले में केवल एक ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज था, जिसमें प्रवक्ता जीव विज्ञान की केवल एक ही पोस्ट थी। ट्रांसफ़र होने पर रेशमा यहाँ से चली जाएगी, यह सोचकर मुझे अच्छा नहीं लगा, परंतु उसका घर से उससे मिल जाएगा। वहाँ पर माँ और भाई के साथ वह सुख शांति से रह सकेगी। कल्पना मात्र से मन में एक तरफ की खुशी थी, रेशमा की समस्याओं तो सुलझती हुई लग रही थी। अब मैं मन ही मन ईश्वर से यह प्रार्थना कर रही थी कि उसका घर भी जल्दी बस जाए। बड़े भैया भी यही सोचते थे कि जब आए हैं तो अच्छा रिश्ता मिल जाए, पर बहन का पुनर्विवाह करके जाएं। माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं चल रहा था, पता नहीं कब तक शरीर उनके साथ दे। उनके बाद तो रेशमा एकदम से अकेली पड़ जाएगी। दीदी कल बड़े भैया माँ को लेकर यहाँ आ रहे हैं, वह मयंक सिंह से मिलना चाहते हैं, इसी बहाने माँ भी आपसे मिल लेगी। मैं जब भी आपकी बात करती हूँ वह कहती है कि मुझे भी संध्या जी से मिलना है। कॉलेज की छुट्टी के बाद रेशमा ने आकर मुझसे कहा, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी उनके दर्शन हो जाए। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। रेशमा शाम को समय बड़े भैया और माँ को लेकर मेरे घर आ गई थी। काफ़ी देर तक आपस में बात होती रही। मैं अनुभव किया कि वह दोनों ही रेशमा को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। मुझसे और मेरे परिवार से मिलकर दोनों ही संतुष्ट नजर आए। उन्हें खुशी थी कि इस अनजान शहर में वक्त ज़रूरत पर रेशमा को मेरा सहारा था। 2 दिन बाद मयंक सिंह भी रेशमा से मिलने आ गए। रेशमा ने बड़े भैया से उन्हें मिलवाया। दोनों में बात हुई। यहाँ की सांसद जी से मेरी अच्छी जान पहचान है, घर परिवार जैसे ही रिश्ता है। आप कहें तो मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ, यह ट्रांसफ़र के लिए तुम्हारी मदद कर देंगे। मयंक सिंह ने कहा। बड़े भैया ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों सांसद जी से मिलने पहुंच गए। सांसद जी ने पूरी बात जानकर सांत्वना जताते हुए आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही यह ट्रांसफ़र करवा देंगे। उनसे मिलकर बड़े भैया को भी पूरी उम्मीद थी कि यह मुलाकात सकारात्मक हुई है, अतः नतीजा भी अच्छा ही रहेगा। दूसरे ही दिन मयंक सिंह को घर पर आया देखकर बड़े भैया को आश्चर्य हुआ। वह कुछ कहते उससे पहले ही मयंक ने कहा, आपको हैरानी हो रही होगी कि मैं आपसे मिलने इतनी जल्दी आ गए। बात ही कुछ ऐसी है, आज तो मिठाई खाकर जाऊंगा। हमारी बिटिया के भाग्य खुल गए। क्या ट्रांसफ़र हो गया? एकदम से भैया बोले,
अब ट्रांसफ़र 2 चुटकी में हो जाएगा। उससे बड़ी बात हुई है, आप तो वहाँ से चले आए थे। सांसद जी मुझे रोक लिया था और उन्होंने अपने बड़े बेटे सुपुत्र से लिए आपकी बहन को पसंद किया है क्या? बड़े भैया आश्चर्य और खुशी से बोले, उनके लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। उन्हें लगा कि ईश्वर ने उनकी मुराद पूरी कर दी। क्या करता है वह, क्या नाम है, क्या उम्र है, क्या उन्हें रेशमा के तलाक के विषय में पता है? एक ही सांस में उन्होंने पूछ लिया। बड़े भैया ने सांसद जी के बेटे के विषय में पूछा तो अभी बैठकर तसल्ली से सब कुछ बताता हूँ, मयंक ने बैठते हुए कहा। कार्तिक सांसद जी का बड़ा बेटा है। उम्र लगभग 35 वर्ष है। बीए करके एलएलबी की है। अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाता है। कुछ शराब के ठेके हैं और एक फार्म हाउस और 2 रेस्टोरेंट हैं। 4 वर्ष पहले सांसद जी ने अपने बेटे का रिश्ता बड़े उत्साह से एक समृद्ध और गणमान्य परिवार से जोड़ा था। कन्या भी सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, परंतु बाद में दोनों में मनमुटाव रहने लगा। बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। दोनों में आए दिन तकरार हो जाते। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। परिवार के बड़े लोगों ने बहुत समझाया बुझाया, परंतु आज के बच्चे कहाँ समझते हैं। नौबत तलाक की आ गई। अब 6 महीने पहले दोनों का तलाक हुआ है। आपकी बहन भी तलाकशुदा है। यह जानकर सांसद जी ने खुद ही मुझे भेजा है कि अगर बात बन जाती है तो दोनों की शादी कर देंगे। बड़े भैया सारी बात सुन रहे थे, फिर बोले, सांसद जी की हैसियत के हिसाब से हम तो बहुत ही छोटे आदमी हैं। उन्होंने क्या सोचकर रेशमा का रिश्ता मांगा है? उन्होंने आपकी हैसियत नहीं, बिटिया को देखकर पसंद किया है। उन्हें ऐसी ही नेक और सरल स्वभाव वाली बहू चाहिए। पहले वाली बहू चाल चलन में ठीक नहीं थी। पैसे तो उसके पास बहुत है। उन्हें पैसे वाली नहीं, सुशील लड़की चाहिए। और आपकी बहन में यह सब गुण है। मैं एक बार रेशमा से बात कर लेता हूँ, फिर जैसा होगा मैं आपको जवाब दूंगा। भैया बोले, इसमें सोचने विचारना कैसा? ऐसा परिवार आपको नहीं मिलेगा। आप आंख बंद करके आप अपनी तलाकशुदा बहन का विवाह उसके साथ कर दें। सांसद जी की पहुंच बहुत ऊपर तक है। वह जल्दी ही अपने शहर में ही रेशमा का ट्रांसफ़र भी करवा लेंगे। यदि वह नौकरी न करना चाहे तब भी कोई बात नहीं। यह शादी हो जाए तो रेशमा का पूरा जीवन सुख से बीतेगा। निश्चल स्वभाव वाले बड़े भैया ने मन ही मन सोचा कि वह ठीक ही तो कह रहे हैं, फिर भी परिवार के बारे में थोड़ा सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए।
रेशमा से पूछा तो वह बोली, भैया आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। आप जैसा कहेंगे वह मेरे लिए सही ही होगा। बड़े भैया की छुट्टियां समाप्त हो रही थी, इसलिए वह जल्दी से ही रिश्ता तय करके यूएस से वापस चले गए थे। 3 महीने बाद वह का शुभ मुहूर्त था, इसलिए भैया ने सोचा कि वह तभी छुट्टियां लेकर सपरिवार आएंगे और रेशमा का पुनर्विवाह करके चले जाएंगे। कुछ दिनों बाद ही पता चला कि सांसद जी का बेटा बहुत बिगड़ा हुआ है और शराब का भी आदी है। उसकी पत्नी तो बहुत अच्छी थी, परंतु अक्सर ही रात में देर से आता था। दिन में भी दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। एक सभ्य परिवार की लड़की इसे कैसे बर्दाश्त करती। इसी कारण उसकी पहली पत्नी से तलाक हुआ था। रेशमा को जब यह बात का पता चला तो उसने बड़े भैया को बताया। बड़े भैया ने रिश्ते के लिए तुरंत मना कर दिया। इस घटना से रेशमा का मन बहुत आहत हुआ। अच्छा हुआ विवाह से पहले ही सब कुछ पता चल गया। रेशमा एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार होने से बच गई। एक दिन सास रेशमा के शब्दों में मुझे चौंका दिया। दीदी, मुझे लगता है कि मैं किसी के साथ अन्याय किया है। यह उसी का फल है जो पग पग पर मुझे ठोके मिल रहे हैं। किसी के हाथ से अपना हाथ झटक कर छुड़ाया था, तभी तो अब बार बार लहूलुहान हो जाती हूँ। कोई था जिसे मेरी बहुत ज़रूरत थी, जो हर तरफ से डर कर बच्चे की तरह मेरी गोद में छुपना चाहता था, परंतु चाहता था मुझे एक बचपन की अवहेलना की थी मैंने। शायद उसी का फल भोग रही हूँ दीदी। भाग्य पर विश्वास है ना? तुम्हें पहले मैं यह सब नहीं मानती थी, परंतु अब मुझे भी होने लगा है। मुझे लगता है अब अपना अपना भाग लेकर पैदा होते हैं। संसार में सबका अपना अपना हिस्सा होता है। मेरे हिस्से का मुझे मिला तो मुझे उसे ठुकराना नहीं चाहिए था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मैं रेशमा से कहा, अब कैसे समझाऊं आपको, कहकर तनक मुस्कुरा दी। रेशमा दीदी, कस्तूरी का सुगंध मृग को बावला बना देती है और वह उस सुगंध की तलाश में इधर उधर भटकता है, परंतु वास्तव में कस्तूरी मृग की नाभि में ही रहती है। उस तरह जिस सुख की तलाश में इंसान इधर उधर भटकता है, वास्तव में वह सुख उसके हृदय में ही बसता है। रेशमा मुख से यह सब सुनकर मैं अचंभित थी। इतनी कम उम्र में इसको इतना कटु अनुभव हो गया था। सही बात है, ठोकर खाकर मनुष्य कच्ची उम्र में ही पक जाता है। 2-3 दिन बाद रेशमा छुट्टी पर चली गई। 1 सप्ताह बाद लौटी तो वहाँ बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे का आभा बढ़ा रही मांग में पर एक चुटकी भर सिंदूर पर मेरी नज़र पड़ी। मैंने जैसे ही प्रश्नवाचक दृष्टि से
देखा। मेरी नज़रों का अभिप्राय समझकर नीचे गर्दन कर ली। वह शालीनता से मुस्कुरा दी। मैंने दूसरी शादी कर ली है दीदी। क्या? किससे? कौन है वह? अचानक ही फैसला कर लिया, पहले तो तुमने कभी बताया नहीं। ढेर सारे प्रश्न एक साथ मेरे मुंह से निकले। दीदी, यह वही इंसान है जिसने मुझे बहुत प्यार किया था, जो मुझे पाकर आत्मविश्वास से भर जाता था, खुद और असहाय होते हुए भी जिसने एक सुरक्षा रेखा खींच दी थी मेरे चारों तरफ। दीदी, बचपन में मेरे पास एक गुड़िया थी, मुझे बहुत प्रिय थी, कीमती वस्तु की तरह ही मैं उसे बहुत संभाल कर रखी थी। ठीक उसी तरह मैं भी एक कीमती खिलौना उसके लिए जिसकी सुरक्षा करना उसका जुनून था, उसी भोले इंसान के लिए मेरे मन की अछूती भावनाएं समर्पित हुई थी। वह बालक की तरह गोद में सिमट जाता और कभी वरिष्ठ पुरुष के समान मुझे ऐसा बांध लेता कि मैं हार जाती। वह मेरा पूर्व पति है दीदी। मैं हिम्मत करके उससे मिलने गई थी। पिता की मृत्यु के बाद वह और उसकी माँ अकेले रह गई थी। यह सुनकर मैं अवाक सी रेशमा को देखने लगी। मुझे देखकर वह भावुक होकर बच्चे की तरह रोने लगा। दीदी, 5 वर्ष के अंतराल के उपरांत भी उसका प्यार मेरे प्रति तनिक भी कम नहीं हुआ था। तलाक के कानूनी दाव पेच उसके मासूम मन को कभी समझ में नहीं आया, और ना ही उसे यह समझा कि मुझे छूना अब उसके अधिकार में नहीं आता। उसे तो बस इतना ही याद है कि उसे अपना खोया हुआ कीमती खिलौना वापस मिल गया है, जिस पर सिवा उसके और किसी का अधिकार नहीं है। दीदी, मेरी ओर बढ़ते हुए उसके हाथों का अपमान मैं कर ही नहीं पाई। उससे मिलकर ऐसा लगा कि अब मुझे कोई चिंता ही नहीं रही। 5 वर्षों का संघर्ष जैसे पीछे छूट गया। मुझे अपना भूल सुधारने का एक अवसर मिल गया है। दीदी, आपको याद है, मेरी नौकरी की लालच में एक युवक मुझसे शादी करने आया था। कैसी कैसी बेतुकी बातें कर रहा था। उसकी सिफारिशें को तीखा जवाब लौटा दिया था। आपका उस दिन का प्रयास अनजान में ही मुझे एक दिशा दे गया। अगर मैं अपने पूर्व पति को ही पुनः वर्ण उसका सहारा बन जाऊं, जो मुझे इतना चाहता था, तो क्या बुरा। ईश्वर ने उसे मेरे लिए ही बनाकर भेजा है। एक दिन मैंने कहा था न कि संसार में सबका अपना हिस्सा होता है, तो मैं अपना हिस्सा क्यों छोड़ दूं। लेकिन वह तो दिमागी तौर पर अस्वस्थ था न, और यही वजह थी कि तुम्हारा उससे तलाक हो गया। यह सच नहीं है दीदी। मेरा तलाक उसका मानसिक रोग नहीं था, अपितु मैंने उसके पिता की हरकतों से तंग आकर उस मासूम से तलाक लिया था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं।
अब उस घर में मुझे कोई डर नहीं है। वह भले ही और अस्वस्थ है तो भी मुझे बहुत प्यार करता है। स्वार्थ से परे है। मेरे सिवा किसी को छूना भी अपराध समझता है। अगर मुझे किसी की ज़रूरत ही बनकर जीना है तो क्यों न ऐसे ही निरीह प्राणी की ज़रूरत बन जाऊं, जिसे मेरी इस समय बहुत ज़रूरत है, जो किसी की स्वस्थ मस्तिष्क के स्वामी से ज़्यादा स्वस्थ है, ज़्यादा ईमानदार है। मुझ पर भरोसा करके उसकी माँ ने उसको मुझे सौंप दिया। मुझे लगता है कि अब मैं ही उसका सहारा हूँ। मेरे सिवा उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मैं उसे अपने साथ ले आई हूँ। मैं उसका इलाज अब अपने तरीके से कराऊंगी। मुझे विश्वास है वह अच्छा हो जाएगा। रेशमा के मुंह से यह सुनकर मेरी आंखें भर आई। कितनी मुश्किल है ना किसी मनुष्य के मन को समझ पाना। मन ही मन ईश्वर से यही मांगा मैंने कि रेशमा का विश्वास कभी न टूटे, इसका तपस्या सफल हो और इसका घर बस जाए। रेशमा आत्मविश्वास से भरकर बोली, दीदी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आपके उद्देश्य में सफल हो जाऊं। दीदी, संघर्ष से सबका वास्ता पड़ता है। कई बार थक हार कर मैं भी बिखर जाती थी। बीच में ही रुक जाने का मन करता था, परंतु अब मैं संघर्ष में भी जीना सीख लिया है। कहते हैं जीवन में हारा वही जो लड़ा नहीं। मुझे में लड़ने की ताकत है। मैं हर परिस्थिति से लड़ूंगी। मैं बोली, रेशमा बड़े भैया से भी इस विषय में बात कर लेना, उनकी राय लेना भी ज़रूरी है। दीदी, मैं अपने बड़े भैया को जानती हूँ। वह मेरे फैसले पर कभी मना नहीं करेंगे। मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। फिर भी मैंने उनसे बात कर ली है। वह भी इस फैसले से खुश हैं। वैसे भी मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ दीदी। जीवन में प्यार एक बार होता है, दूसरी बार सिर्फ समझौता। जो मेरा पहला प्यार है उस उसी के साथ मैंने अपना जीवन व्यतीत करने का फैसला किया है। मुझे समझौते का प्यार मंजूर नहीं है। मैं आश्चर्यचकित सी रेशमा की ओर देख रही थी। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।